नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ जिन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है, ले रखा है। छात्रों, इसके पहले हमने सांस्कृतिक भूगोल के विभिन्न पक्षों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, भूदृश्यों पर पुराने वीडियो में चर्चा की थी। आज हम अपने पाठ्यक्रमानुसार चर्चा कर रहे हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता की। छात्रों, जिस तरह से सांस्कृतिक भूगोल अपनी परिभाषाओं में इस तथ्य को समाहित करके चलता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां और मानव का उनके साथ अनुकूलन या मानवीय प्रतिक्रियाएं, यह सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन का आधार है। तो पर्यावरण का जो स्वरूप प्रभावी बनेगा, विश्व के संदर्भ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर वहाँ के निवासी मानवों ने जो प्रतिक्रियाएं दी होंगी, उनसे तत्संबंधित जो स्वरूप भौगोलिक दशाओं का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का और इन सब के संयुक्त प्रभाव से बनने वाले इंटर रिलेटेड कल्चर का या संस्कृति का स्वरूप यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरे विश्व के संदर्भ में जब बात की जाती है तो परिस्थितियाँ विभिन्न होंगी और मानवीय प्रतिक्रियाएं भी भिन्न भिन्न होंगी। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है जो अपने विवेक एवं कार्यकुशलता से अन्य साधनों द्वारा प्राकृतिक परिवेश में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। जिन स्थानों पर वह प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन करने में समर्थ नहीं हो पाता, वहाँ उनके साथ अपना अनुकूलन, एडॉप्टेशन कर लेता है। इस प्रकार प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन के साथ साथ मानव वहाँ के साधनों का स्वरूप परिवर्तित करता रहता है। इसके साथ साथ मनुष्य का सांस्कृतिक विकास भी होता जाता है। किसी स्थान के परिवेश एवं संस्कृति को भी संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि संसाधनों का मुख्य आधार किसी स्थान का भौतिक परिवेश ही है और संस्कृति मानव द्वारा प्रयुक्त वह प्रविधि, टेक्नोलॉजी या तरीका है जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग मानव हित में किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि परिवेश, संसाधन एवं संस्कृति में परस्पर अंतरक्रिया होती रहती है और इस अंतरक्रिया के बिना मानव जीवन का आर्थिक विकास असंभव प्रतीत होता है। परिवेश के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनता एवं उसका संस्कृति पर पड़ने वाला प्रभाव यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये अंतर संबंधित स्वरूप जो आपको पीडीएफ शेयर किया गया है, चित्र में आप देख सकते हैं, उसके अनुरूप होगा, जहाँ मनुष्य मानव संसाधन के रूप में अपने भौगोलिक दशाओं, भौतिक संसाधनों के साथ जुड़ करके कल्चर, संसाधन या संस्कृति का निर्माण करता है। मानव संस्कृति जीवन पद्धति का विकास पूर्णतः पर्यावरण पर आधारित रहा है। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था उस देश के भौगोलिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होती है। इस प्रकार मानव जीवन के सामान्यतः सभी पक्ष पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। किसी देश के निवासियों के आचरण और संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण में प्रत्यक्ष कार्यकरण संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप पाई जाती है। फ्रांसीसी विद्वान डिमोलियन ने कहा था, सोसाइटी इज फैशन्ड बाय ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। मरुस्थलीय क्षेत्र के निवासियों के चातुर्य का कारण वहाँ की जलवायु बताई गई। समाज में होने वाले अपराध व अन्य अपराधों के साथ साथ मद्यपान की दर ऋतुगत विशेषताओं के द्वारा प्रभावित होती है।
भौगोलिक साधनों की न्यूनता वाले भागों में अन्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिदृश्य देखने को मिलेंगे। स्त्री पुरुषों के वैवाहिक स्वरूपों में भी परिवर्तन, समाज की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलेगा। विश्व के सुविधा युक्त व शांत प्रदेशों में धार्मिक भावना की वृद्धि देखी जाएगी। खुले रेगिस्तानी भागों में नक्षत्र विज्ञान अध्ययन अपेक्षाकृत उत्तम मिलेगा। स्फूर्तिदायक जलवायु वाले प्रदेशों के निवासियों में संघर्षशीलता व क्षेत्र विजय की भावना पर्यावरण की ही देन है। उष्ण आर्द्र जलवायु के क्षेत्र के लोगों का आलसी जीवन व शाकाहार की प्रवृत्ति भी वातावरण की ही देन है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण व मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध परिलक्षित होते हैं। इसे कुछ विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा के रूप में भी मानते हैं, लेकिन यह भौगोलिक वास्तविकता ज्योग्राफिकल रियलिटी के रूप में स्वीकार्य की जाती है या है। हडिंगटन के अनुसार भौगोलिक प्रभाव मुख्यतः 5 कारकों के द्वारा क्रियाशील होते हैं, जिनमें जनसंख्या घनत्व, समृद्धता की दशा, एकांतपन की दशा, अभिरुचि, संसाधन एवं व्यवसाय में भिन्नता तथा 5वां है शक्ति की दशा, डिग्री ऑफ एनर्जी। तो पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी का आधार मनुष्य के इन समस्त स्वरूपों को देखते हुए बनेगा, जिसको हटिंगटन ने इन 5 कारकों में विभक्त किया। यूनानी विद्वान हेरोडोटस के अनुसार मिस्र की सभ्यता वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण की ही देन है। यूनान के परमोत्कृष्ट सभ्यता का उद्भव भौगोलिक पर्यावरण की उत्कृष्टता के कारण ही हुआ था। अरस्तु का विचार है कि यूरोप के शीत प्रधान क्षेत्र के निवासी साहसी, जबकि एशिया के उष्ण प्रदेश के निवासी अपेक्षाकृत आलसी व भीरू होते हैं। फ्रांसीसी विद्वान बोदिन एवं मांतेस्क्यू ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार रखे। कार्ल रिटर ने मानव पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों को मान्यता प्रदान की, लेकिन उन्होंने मनुष्य को प्राकृतिक पर्यावरण के अन्य तत्वों से समर्थ व चैतन्य माना। हम बात सांस्कृतिक विविधता की कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में जो विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्य निकलेंगे वो वहाँ के मनुष्य के अपने इन्हीं आधारों पर ही तो विकसित होंगे, जिसमें जनसंख्या का घनत्व है, जैसा हटिंगटन ने बताया, जिसमें मनुष्य की अभिरुचि, संसाधन, व्यवसाय में भिन्नता, उसकी डिग्री ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ आइसोलेशन, डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन सभी का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा, जिसके आधार पर कल्चरल डाइवर्सिटी पूरे विश्व में हमें नजर आएगी, दिखाई पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण और मानव आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, अंतर संबंधित भी होते हैं। अब स्थिति का और जीव जंतु जगत का प्रभाव मानव पर सीधा सीधा पड़ता है। पर्यावरण व मनुष्य में परस्पर अंतर संबंध आदिकाल से ही विद्यमान है। आदिम मानव तटस्थ प्राकृतिक तत्वों से घिरा हुआ था, जिसे वह किसी भी रूप में प्रभावित करने में असमर्थ था। किसी तरह पशुओं की ही भांति अपने निकटवर्ती क्षेत्र से प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। सक्रिय रूप से प्राकृतिक वातावरण के साथ संघर्ष करने की स्थिति में मनुष्य प्रारंभ में नहीं था। ऐसी परिस्थिति को मनुष्य का निष्क्रिय अनुकूलन, पैसिव एडॉप्टेशन कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के लिए अत्यंत कठोर था। इसका कारण मनुष्य की तकनीकी क्षमता का विकास अपेक्षाकृत न होना था। फलतः प्राकृतिक वातावरण में उसके लिए वे संसाधन प्राप्त नहीं थे जो आज सुसंस्कृत मनुष्य को उपलब्ध है, सभ्य समाज को उपलब्ध है। लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व पशुओं से कुछ आगे बढ़कर मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी बौद्धिक एवं प्राविधिक क्षमता का विकास कर प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ
सक्रिय अनुकूलन स्थापित करना आरंभ किया था। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे तीव्रता आती गई और मनुष्य पौधों, पशुओं व खनिजों का अपने कल्याण के लिए प्रयोग करने लगा। प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य की सक्रियता निरंतर बढ़ती गई, जिससे धीरे धीरे जंगलों के स्थान पर वह अपने द्वारा लगाए गए पौधे, खेत, खलिहान, घर, बस्तियां आदि के साथ जुड़ पाया। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक भूदृश्यों की जगह विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्रमशः विकास होने लगा। वस्तुतः मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन कहा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण के तत्व, मानव ज्ञान, उसकी टेक्नोलॉजी, प्राविधिक के सहयोग के कारण ही संसाधन बन पाते हैं। मनुष्य के ज्ञान व तकनीकी में जो निरंतर विकास हो रहा है, वह भी इस कल्चरल डाइवर्सिटी का आधार बनता है और मनुष्य की इसी तकनीकी विभिन्नता भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उसने हासिल की है, वह पूरे विश्व के संदर्भ में अलग अलग सांस्कृतिक दृश्य उत्पन्न कराती है। संसाधन एवं संस्कृति के क्रम में यदि बात की जाए तो मानव संस्कृति का विकास मनुष्य के ज्ञान व प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का प्रतिफल है। जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता है, मानवीय भूदृश्य व प्रतिरूपों के विकास में तीव्रता आती जाती है। मनुष्य की सांस्कृतिक धरोहर संस्कृति व ज्ञान के विकास के साथ साथ अपने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से जुड़ करके निरंतर परिवर्तनशील होती है। इस प्रक्रिया में अनेक स्थानों पर मनुष्य प्राकृतिक तत्वों का जाने अनजाने में विनाश भी कर देता है। पृथ्वी के आवरण परिवर्तन में मनुष्य की भूमिका नामक जो स्थिति है, कार्ल सावर ने इस तथ्य को अपने तरीके से जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने बताया, पृथ्वी तल पर स्थित सांस्कृतिक भूदृश्य यथा खेत, खान, मकान, फैक्ट्री, बस्तियां, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, पत्तन, उद्योग आदि की स्थापना से उसके प्राकृतिक स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। यह निश्चित रूप से मानव के कार्यों का प्रतिफल है। अतः मनुष्य को अन्य जैविक तत्वों की भांति प्रभाव ग्रहण करने वाले तत्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह भूदृश्य का परिमार्जक है और इसी परिमार्जक स्वरूप में विश्व के विभिन्न भागों में कल्चरल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होगी, नजर आएगी। संस्कृति मानव समाज हेतु सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संस्कृति विकास के प्राथमिक दौर में पाषाण का ही उपयोग कर पा रहा था। पाषाण की चीज़ें ही उपयोगी वस्तु थी। इसी कारण से इस युग का नामकरण पाषाण संस्कृति के रूप में हुआ। ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास द्वारा मनुष्य क्रमशः ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग आदि धातुओं के परिचय से उस युग के साथ जुड़ पाया। तत्कालीन संस्कृति का नामकरण इन्हीं धातुओं के नाम पर होता गया। तत्पश्चात मनुष्य अणुशक्ति से परिचित हुआ, जिससे परिवर्ती युग का नामकरण परमाणु शक्ति के रूप में किया जाने लगा। आज मनुष्य अंतरिक्ष युग में प्रविष्ट हो चुका है। यह अनेक बहुउद्देशीय उपग्रह एवं अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की रचना कर रहा है, जिससे इसे अंतरिक्ष युगीन संस्कृति का भी नाम दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि संसाधनों का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास पर आधारित है और संसाधनों के इसी विकास पर जुड़ा हुआ है कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप। जिस मानव समाज में प्राकृतिक वातावरण के उपयोग की क्षमता जितनी अधिक विकसित होगी, वह उतना ही अधिक उन्नतशील माना जाएगा। वर्तमान समय में मनुष्य भूतल के प्रत्येक क्षेत्र, सागर, महासागर, अंतरिक्ष आदि को समिष्ट रूप से संसाधन आधार के रूप में स्वीकार करता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड जैसे विभिन्न
विषम प्राकृतिक परिवेश में भी मनुष्य अपने शोध संसाधनों की खोज का कार्य कर रहा है, जो इसका एक उदाहरण बनता है। अतः प्राकृतिक वातावरण के तत्व इस कल्चरल डाइवर्सिटी का आधार बनते जाएंगे, जिसमें अब स्थितिक तत्व, लोकेशनल फैक्टर, भौतिक तत्व, फिजिकल फैक्टर और जैविक तत्व, बायोटिक फैक्टर्स प्रभावी होते हैं और इनके आधार पर ही विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में हमें कल्चरल डाइवर्सिटी के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। धन्यवाद छात्रों, आज हमने कल्चरल डाइवर्सिटी पर चर्चा की थी, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर, और यह कल्चरल डाइवर्सिटी किस तरह से पूरे दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में कल्चरल लैंडस्केप को डेवलप करती है, सांस्कृतिक भूदृश्य को बनाती है, उससे जुड़ा हुआ यह बिंदु था, जहां पर्यावरणीय परिस्थितियां मानव के भौतिक संसाधन और मानव के स्वयं की अपनी क्षमताएं जुड़ करके सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्वरूप देती हैं, चाहे अब उन पर प्रभाव के कारकों को लोकेशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के सब डिविजन्स के साथ में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद छात्रों।